फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मिनट्स। आज हम लोग एक सीरीज़ चालू करने वाले 200 क्वेश्चंस की बिल्डिंग मटेरियल के, है ना। बिल्डिंग मटेरियल के टॉप 200 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी जेई के लिए आएंगे वो हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्या होता है? वो होता है लाइम। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ के रखा है LSICMA। LSICM हमने पढ़ के रखा है, तो वहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम टू सीमेंट। जिप्सम ऑफ सीमेंट, जिप्सम हम क्यों मिलाते हैं सीमेंट में? कंट्रोल सेटिंग टाइम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ब्रिक हैज़ अ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हायर किसकी होती है? इंजीनियरिंग ब्रिक्स की है। इंजीनियरिंग ब्रिक्स होती है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके बाद जामा ब्रिक्स होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ लाइम इज। लाइम में जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सी होती है? पोर्टलैंड सीमेंट को हम लोग हाइड्रोलिक सीमेंट बोलते हैं। OPC, PPC, है ना। जो भी सीमेंट 50 kg के बैग में आ रही है, जो ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस से होकर आ रही है, बनकर बनी है, उसको हम हाइड्रोलिक सीमेंट ही बोलते हैं। अभी आप एग्जांपल देखोगे तो वाइट सीमेंट है, या फिर लाइम है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये इसमें किसी में भी वो केल्न में गर्म होके वो नहीं आई है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द एग्रीगेट इज प्रीफर्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट यदि बनाना हो तो हम लोग क्रस्ट स्टोन का यूज़ करते हैं। जनरली क्या होता है, क्रस्ट स्टोन जो होता है उसमें इंटरलॉकिंग और स्ट्रेंथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंड अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंड अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो वो कौन अफेक्ट करेगा? फाइनेस करेगा। कलर तो करेगा नहीं, डेंसिटी भी नहीं करेगी, और शेप भी नहीं करेगा। तो कौन बचा? फाइननेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म क्यूरिंग इन कॉन्क्रीट मीन्स। क्यूरिंग हम क्यों करते हैं? हम लोग वाटरिंग करते हैं जस्ट कास्टिंग के बाद। हम 24 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी, हम लोग क्यूरिंग करने के लिए पानी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि वो मेंटेन द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर के लिए। विच सीमेंट इज सुटेबल फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोज़ोलानिक सीमेंट यूज़ करते हैं। पोज़ोलानिक सीमेंट अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने का कारण सिर्फ ये है कि अंडर वाटर में कंस्ट्रक्शन में जल्दी सेट नहीं होती है। जो फेवरेबल कंडीशन हम लोग को चाहिए अंडर वाटर में, वो फेवरेबल कंडीशन को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फ्लाई ऐश कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? हम लोग को थर्मल पावर प्लांट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्ले ब्रिक। तो वो है स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्ले ब्रिक। स्टैंडर्ड है ना, हमने मॉडुलर नहीं बोला, हमने स्टैंडर्ड बोला। तो स्टैंडर्ड क्या होगा? 230 बाई 110 बाई 75 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल इन सीमेंट। पोज़ोलानिक मटेरियल सीमेंट में क्या करता है? वो इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। डेंसिटी को तो इम्प्रूव करेगा नहीं, क्योंकि वो जो फ्लाई ऐश होता है वो जनरली हल्का होता है सीमेंट से। हीट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज नहीं करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिक्रीज करेगा। रिड्यूस सेटिंग टाइम, ओके। रिड्यूस सेटिंग टाइम नहीं, ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीट। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीट के लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम लोग जो एडमिक्सचर यूज़ करते हैं वो होता है एक्सेलरेटर। क्योंकि हम लोग को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जनरली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को कम टाइम पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है। OPC जो होता है वो 3 दिन में 50% स्ट्रेंथ देता है, जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 1 दिन में ही 50% स्ट्रेंथ देता है। हालांकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ 28 डेज पे ही मिल जाती है दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। मैंने बताया था वो सीमेंट जो फेट लाइम जो होगा यहाँ पे एक हाइड्रोलिक, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में आ जाएगा, है ना। द टर्म फाइननेस ऑफ सीमेंट इंडिकेट्स। फाइननेस ऑफ सीमेंट मतलब कि सीमेंट में कितने फाइननेस है, वो कैसे पार्टिकल साइज से बताएंगे। और इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है C1 एनालिसिस कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग ब्लेंस एयर परमेबिलिटी अपरेटस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एडमिक्सचर इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना होता है, ना कि डेंसिटी को, ना कि वाटर सीमेंट कंटेंट कम करते हो, ना ही वाटर कंटेंट कम करते हैं हम लोग। वाटर टू सीमेंट रेशो जो अब्राहम्स लॉ के हिसाब से है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। और ये वाटर टू सीमेंट रेशो जिस स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज़ किए हैं, यदि उस स्ट्रेंथ को वर्केबिलिटी नहीं मिल रही है तो भी हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। एडमिक्सचर का काम क्या होता है? वो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा सकता है, पर स्ट्रेंथ को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा।
तो इसलिए हमने कहा कि वो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करेगा, प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है, जैसे वर्केबिलिटी को या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम को। ओके, और एयर एंट्रेनिंग डाल देता है तो क्या होता है कि फ्रोस्ट एक्शन एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स भी होते हैं जो फ्रोस्ट एक्शन को रोकते हैं। नेक्स्ट है विच सीमेंट टाइप इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रीकास्ट कॉन्क्रीट। प्रीकास्ट कॉन्क्रीट के लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रीकास्ट में भी हम लोग को जल्दी काम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीकास्ट करते, तभी तो हम प्रीकास्ट कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी कास्ट कर लो कहीं किसी भी प्लेस पे और वहाँ से फिर उठा के यहाँ रख दो फटाफट मशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ गुड क्वालिटी लाइम। यदि गुड क्वालिटी लाइम है तो कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। यदि गुड क्वालिटी लाइम का कलर वाइट नहीं है, ग्रे है, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज है, और इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है आयरन और मैग्नीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एग्रीगेट इज यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट के लिए हमने ये पहले पढ़ा था कि क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट को हम लोग यूज़ करते हैं, क्रस्ट एंगुलर स्टोन, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ में एंगुलर स्टोन क्या होता है, इंटरलॉकिंग अच्छी देता है। ऑल दो वर्केबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं हो रही है, हम लोग खाली स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो क्रस्ट स्टोन इज द बेस्ट फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। विच टाइप ऑफ क्ले ब्रिक इज सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के लिए कौन से टाइप की क्ले ब्रिक हम यूज़ करेंगे, तो हम लोग उसके लिए करेंगे इंजीनियरिंग ब्रिक। हम लोग किसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग ब्रिक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सीमेंट इज सुटेबल फॉर मेकिंग मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो हम लोग वहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से हीट ऑफ हाइड्रेशन चालू ना हो। नहीं तो हम लोग ने यहाँ पोरिंग किया और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ किया, तो यहाँ पोरिंग किया और थोड़ा आगे गए तो ये सेट हो गया। अब ये सेट हो गया, इसको क्यूरिंग करना है, और ना एक्सपांसन इसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन या केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगा, तो इसको क्यूरिंग करना है। अब क्यूरिंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि मास कॉन्क्रीट कर रहे हैं, तो क्यूरिंग क्या है, हम लोग थोड़ा मास कॉन्क्रीट करते करते यदि हम लोग क्यूरिंग करने लगे तो सीमेंट, ये पानी सब सीमेंट में वापस इधर आ जाएगा, तो वो हम लोग नहीं चाहते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मास कॉन्क्रीट जब करते हैं तो हम लोग वहाँ पे लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। और लो हीट सीमेंट में जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ये एक एडवर्स है, इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लाइस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रिड्यूस परमेबिलिटी, रिड्यूस श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करता, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। रिड्यूस वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इंप्रूव कलर का कोई लेना देना नहीं होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सैंड अफेक्ट्स द ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट के लिए क्रेडिंग। विच प्रॉपर्टी ऑफ सैंड अफेक्ट्स द ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट, तो वो है क्रेडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टिपिकल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट और 600 मिनट होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रेसिडेंट टू सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक के लिए कौन सी सीमेंट होती है, तो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, सिंपल। इसका जो कोड होगा वो कौन सा होगा, 12330 होगा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोज़ोलानिक सीमेंट इज़ मेड बाय मिक्सिंग। पोज़ोलानिक सीमेंट कैसे बनती है, हम लोग ओपीसी में पोज़ोलाना मिलाएंगे। पोज़ोलाना क्या होता है, मान के चलते हैं पोज़ोलाना फ्लाई ऐसे, तो हम फ्लाई ऐस मिला दिया तो वो पीपीसी बन गया, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पर फाइनल सेटिंग टाइम तो नहीं, जो फाइनल स्ट्रेंथ होती है दोनों की लगभग सेम ही होती है। बल्क डेंसिटी ऑफ ड्राई सैंड इज अप्रोक्सीमेटली 1600 से 1700। किसके लिए, ड्राई सैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। ड्राई सैंड के लिए जो बल्क डेंसिटी होती है वो 1600 से 1750 होती है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्लास इस ग्लास में क्या होता है, ग्लास जो सिलिका से बना होता है, ग्लास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीमेंट सेट्स क्विकली। तो कौन सी सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। बताया था अभी क्वेश्चन हमने, इसके पहले एक क्वेश्चन कर लिया है इसका। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो जल्दी सेट होती है। और कोल्ड वेदर एरिया में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी जो 1 डे की जो स्ट्रेंथ है 50% होती है, और ओपीसी की 3 डेज़ की स्ट्रेंथ 50% होती है। ठीक है, तो ये 3 गुना फास्ट होता है, 3 दिन पहले रिजल्ट दे देता है, मतलब 2 दिन पहले रिजल्ट दे देता है ना। लाइम इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मेनली फॉर मोटार। लाइम मोटार हम लोग यूज़ करते हैं। लाइम कंस्ट्रक्शन में आजकल लाइम का यूज़ नहीं होता है, मोटार के पॉइंट ऑफ व्यू से गाँव में कर लेते हैं, है ना। वाटर टू सीमेंट रेशो ऑफ कॉन्क्रीट अफेक्ट स्ट्रेंथ। अब्राहम्स लॉ ने कहा था कि वाटर टू सीमेंट रेशो का आप छेड़ोगे तो आपको स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा, है ना।
विच टाइप ऑफ एग्रीगेट इज द बेस्ट फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्रस्ट स्टोन यूज़ करते हैं। क्रस्ट स्टोन इसमें क्या होता है कि रोड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लोड आते रहता है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्रस्ट स्टोन मिक्स करें, क्रस्ट स्टोन यूज़ करें जिसमें इंटरलॉकिंग अच्छी रहती है और वोइड्स बहुत कम रहते हैं, तो कॉम्पैक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, रोड सेफ रहती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेड ऑफ सीमेंट, द ग्रेड ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट का क्या क्यूब होता है 70/70/70 नाम का, उसका हम लोग उस पर उसको टेस्ट करेंगे 33 ग्रेड 43 ग्रेड 53 ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका ग्रेड निकल आएगा सीमेंट का ओपीसी के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एडमिक्सचर इज यूज टू एक्सलरेट कॉन्क्रीट सेटिंग। कॉन्क्रीट सेटिंग के लिए हम लोग एक्सलेटर यूज़ करते हैं। यदि हम लोग को कॉन्क्रीट सेटिंग बढ़ाना हो, मतलब आईएसटी कम करना हो, इनिशियल सेटिंग टाइम कम करना हो, तो हम एक्सलेटर एडमिक्सचर यूज़ करेंगे, ठीक है। एक ओल्ड बेहतर वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमको नहीं मिल रही है, तो हम लोग ओपीसी में एडमिक्सचर मिला दोगे तो वो सेटिंग टाइम को कम कर देगा, हमारा काम हो जाएगा। चलते हैं। विच एडमिक्सचर इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट। विच एडमिक्सचर इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को कोई भी एडमिक्सचर बढ़ाता नहीं है, बढ़ने भी देता नहीं है, उसका सिर्फ काम रहता है, एडमिक्सचर का काम रहता है वर्केबिलिटी को बढ़ाना। तो वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग सुपर पेस्टिसाइड डालते हैं, ठीक है। क्ले ब्रिक्स आर बर्न एट टेम्परेचर। क्ले ब्रिक्स जो है वो 900 से 1100 डिग्री टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, और सीमेंट को हम 1400 से 1600 डिग्री पे बर्न करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन पर्पस ऑफ क्यूरिंग इज स्ट्रेंथ, इंक्रीज स्ट्रेंथ। यदि क्यूरिंग टाइम पे या प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की तो स्ट्रेंथ पे बहुत फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि यदि क्यूरिंग किया हुआ है तो केमिकल रिएक्शन सीमेंट और कंक्रीट की अच्छी हो जाएगी, और इस केस में स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। यदि स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिली तो मतलब हम कह सकते हैं क्यूरिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, या तो मिक्सिंग बराबर नहीं हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्क्रीट मेड विथ लो हीट सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मेड विथ लो हीट सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कॉन्क्रीट। सीधी सी बात है, लो हीट सीमेंट हम लोगों ने अभी इसके ऊपर डिस्कशन किया कि लो हीट सीमेंट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जिसमें इनिशियल सेटिंग टाइम जो 60 मिनट होता है। हम लोग हमने यहाँ कॉन्क्रीट किया, फिर जब उसके बाजू वाले पेज में कॉन्क्रीट करने गए और यदि ये सेट जल्दी हो गया, यदि ये सेट जल्दी हो गया तो हम इसमें करने लगेंगे क्यूरिंग, और जब क्यूरिंग करेंगे तो पानी इधर आ जाएगा, और जब पानी इधर आ गया फैलते फैलाते कैसे भी आ गया पानी, तो वो क्या करेगा, सीमेंट वाटर टू सीमेंट रेशो का जो रेशो है उसको चेंज कर देगा। जहाँ चेंज हुआ स्ट्रेंथ पर फर्क आएगा। इसलिए हम लोग जनरली जब मास कंक्रीट करते हैं, बहुत बड़ा कंक्रीट करना हो, तो वहाँ पे हम लोग लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है विच लाइम इज सुटेबल फॉर मैसनरी वर्क। मैसनरी वर्क के लिए फेट लाइम सुटेबल होता है, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर्स एग्रीगेट। हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज़ क्यों करते हैं, रिड्यूस श्रिंकेज। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता है तो क्रैकिंग और श्रिंकेज की पॉसिबिलिटी कम होने लगती है, और बारीक बारीक हम लोग जितने छोटे छोटे पार्टिकल लेंगे, फाइन पार्टिकल लेंगे, तो क्रैकिंग एंड श्रिंकेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्रैकिंग श्रिंकेज ज़्यादा होते हैं पर वर्केबिलिटी अच्छी रहती है, वर्केबिलिटी अच्छी रहती है पर क्रैकिंग और श्रिंकेज ज़्यादा होते हैं। कब? जब हम लोग पार्टिकल के साइज छोटे लेंगे। बड़े लेंगे तो रिड्यूस श्रिंकेज वर्केबिलिटी, क्रैकिंग और वार्पिंग तीनों आप पकड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिक इज मेड बाय एडिंग फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश से हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक बनाएंगे। चलो, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी कितना होता है, हमने पढ़ा था 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी शुड नॉट एक्सीड 10 आवर्स, हमने ये पढ़ के रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ सीमेंट इन वाइट, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज वाइट इन कलर। वाइट सीमेंट, सीधी सी बात है, वाइट सीमेंट। इसका कलर, इसका कोड क्या होगा, इसका जो IS कोड है वो 8042 है, ठीक है, आपको 8042 याद रखना है। 8042 जितने भी कलर सीमेंट का है या फिर वाइट सीमेंट का 8042 IS कोड, ठीक है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है लाइम होता है, सीधी सी बात है, लाइम होता है। बाकी इसमें आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा नहीं होता है, 5% से कम होता है, इसलिए जो कलर होता है वो वाइट रह जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कलर वाइट से अलग हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजुलाना इज प्राइमरली। पोजुलाना जो प्राइमरली होता है वोल्केनिक ऐश होता है। पोजुलाना इज जनरली वोल्केनिक ऐश होता है, जो थर्मल पावर प्लांट से ऐश निकलती है वही पोजुलाना है, ठीक है। नेक्स्ट है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक शुड बी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक शुड बी 10 to 20 मेगापास्कल। जनरली हम लोग मान के चलते हैं, हमने एक रेंज पकड़ ली कि 10.5 मेगापास्कल से यदि ऊपर है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी या गुड क्लास ब्रिक होगी। इसको हम लोग इंजीनियरिंग ब्रिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर केमिकल रेसिस्टेंस कंस्ट्रक्शन।
सीमेंट केमिकल रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में कौन सी सीमेंट यूज़ करेंगे? तो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ केमिकल ज़्यादा हो, किसी भी सॉइल में केमिकल ज़्यादा हो या सल्फेट ज़्यादा हो तो हम सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का क्या है आई एस कोड है इसका 12330। बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम सब सेम है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। लाइम कॉन्क्रीट इज जनरली यूज फॉर लो कंस्ट्रक्शन। लाइम कॉन्क्रीट इज जनरली यूज फॉर लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। जनरली लाइम कॉन्क्रीट हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ सीमेंट हम लोग को नहीं मिल रही हो या तो फिर पैसा ही नहीं हो, तो हम लोग फिर लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सैंड इज क्लासिफाइड एज अ कोर्स सैंड व्हेन इट्स पार्टिकल साइज। ठीक है, कोर्स सैंड हम जब बोलेंगे जब उसका पार्टिकल साइज जो होगा वो 0.425 mm से 2 mm के बीच में होगा। ठीक है, ये होगा कोर्स सैंड होगा, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज। अच्छा, आपको यदि इसका क्लासिफिकेशन देखना है सॉइल का तो मैंने एक रील बना के डाला हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ जाकर देखेंगे, आपको पूरा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा एक ही पेज पे। जो भी है सिल्ट है, क्ले है, सैंड है, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, उसके बाद बोल्डर है, ग्रेवल है और उसके बाद कोबाल्ट है, सबका एक ही जगह बना के दिया है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को इंक्रीज कौन करेगा? एडमिक्सचर। हम लोगों ने एडमिक्सचर में सुपर प्लास्टिसाइजर हम पढ़ के रखे हैं। एडमिक्सचर भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से जो मेन है एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर, वो वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। वर्केबिलिटी हर एडमिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टीज इंप्रूव करता है और उस प्रॉपर्टीज इंप्रूव में कहीं ना कहीं वो वर्केबिलिटी को ये बढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्रीगेट यूज्ड इन सीमेंट कॉन्क्रीट शुड बी एंगुलर। हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि हमको स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो हम लोग एंगुलर एग्रीगेट यूज़ करते हैं, पर एंगुलर एग्रीगेट यूज़ करने पे हम लोग को वर्केबिलिटी अच्छी नहीं मिलती है। अब ऐसा मत बोलना कि वर्केबिलिटी अच्छी करने के लिए एंगुलर एग्रीगेट यूज़ कर लो और ऊपर से उसमें क्या डाल दो, बहुत सारा एडमिक्सचर डाल दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। एडमिक्सचर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, पर एम क्यूब जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा यदि हम लोगों ने ऐसा किया तो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एकदम राउंड भी नहीं और एकदम एंगुलर भी नहीं, बीच वाला यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा राउंडेड हो और हल्का सा एलोंगेटेड भी नहीं, फ्लेकी भी नहीं, बीच वाला जो होता है वो हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो उससे हम लोग क्या होता है कि कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ भी बराबर मिल जाती है, जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ मिल जाती है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड इज़ कॉस्ट ड्यू टू वो होगा वाटर। यदि हम लोग सीमेंट में 3 से 5% पानी मिला देंगे तो वो क्या करेगा, लगभग 20 से 30% वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसलिए बल्किंग ऑफ सैंड इज हजार्डस, समझ रहे हो, ये हमारे लिए एकदम ब्लंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड यूजिंग लीच एटर्लियर अपेटस। सीमेंट का जो है लीच एटर्लियर अपेटस, लाइम के कारण साउंडनेस आएगी तो हम लोग लीच एटर्लियर अपेटस यूज़ करेंगे, और लाइम और मैग्नीशियम के कारण, दोनों के कारण आएगी तो हम ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे LE इज़ फॉर लाइम, LE से आप लाइम याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसा LE नॉट फॉर लाइम, पर आप याद रख सकते हो कि L यहाँ पे है तो लाइम के लिए है, और यदि ऑटोक्लेव है तो ऑटो में सब आता है, ऑटो में वो स्विच करता है लाइम के लिए भी और मैग्नीशियम के लिए भी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम क्विक लाइम में यदि हम वाटर मिक्स करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैकिंग। हम लोग, हमारे पास क्या होता है, CaO होता है, CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम, और क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं स्लैकिंग, पर जो निकल के आता है वो CaOH ट्वाइस, उसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक है, तो ये स्लैक्ड लाइम और स्लैकिंग दोनों एक ही जगह से आता है कि हमने वाटर मिक्स करना चाहिए क्विक लाइम में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ ब्रिक इज यूज्ड फॉर लाइनिंग इन चिमनी एंड फर्नेस लाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर ब्रिक यूज़ करते हैं। फायर ब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं लाइनिंग करने के लिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, OPC स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके 3 ग्रेड होते हैं, 43, 33, 53। आपको IS कोड बताने हैं कि IS कोड कौन कौन से है। OPC के 3 ग्रेड है, 33, 53, 43। इनके तीनों के जो IS कोड है वो बताने हैं। मैं आपको जनरली बोलता हूँ, आप उसको आपको कमेंट में लिखिएगा। 33 के लिए है 269, 43 के लिए है 8112 और 53 के लिए है 12269। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, IS कोड, जितनी भी सीमेंट का जो IS कोड है उसके लिए भी एक अलग से पोस्ट डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं रील के फॉर्म में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन
देखो ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो वो करेगा, फाइननेस वो करेगा इनिशियल सेटिंग टाइम पे करेगा, पर कलर से कुछ मतलब नहीं उसको, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम के हिसाब से हम लोग सीमेंट का जो ग्रेड डिसाइड कर सकते हैं, फाइननेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, पर हम लोग कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्रेड को डिफाइन नहीं करेंगे सीमेंट का, ठीक है। वाटर यूज इन कॉन्क्रीट मस्ट भी, हम लोग जब वाटर यूज़ कर रहे हैं कॉन्क्रीट में वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, फ्री फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर जो आगे जाके कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को एडवर्स अफेक्ट करे, वो हम लोग ऐसा वाटर यूज़ नहीं करेंगे। जनरली जब जब हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं लैब में, तो हम लोग जो वाटर साइट पे यूज़ होने वाला है ना, सपोज़ हम लोग साइट पे क्या करेंगे, एक हम लोग को बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्लाइंट बोलता है कि तुम लोग जो कॉन्क्रीट यूज़ करोगे इसमें उसका मेरे को मिक्स डिजाइन बताओ। तो मिक्स डिजाइन के लिए हम लोग वहाँ से सीमेंट लेंगे, जो सोर्स से हम लोग को एग्रीगेट और सैंड मिल रहा है हम लोग वो सब इकट्ठा करेंगे एक जगह पे। उसके बाद जो जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे क्लाइंट हमको पानी अवेलेबल करा के देता है, तो हम उस पानी को भी लेंगे, उस पानी का सैंपल को लेके जाएंगे लैब में, वहाँ मिक्स डिजाइन करके स्ट्रेंथ चेक करेंगे। और वाटर की जो फेवरेबल कंडीशंस है, मतलब वाटर में कौन कौन से पैरामीटर किस किस मात्रा में होना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसमें उसको चेक करेंगे, और यदि वो ओके है तो फिर तभी उसको मिक्स डिजाइन में वो वाटर मिलाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स डिजाइन करेंगे, और फिर रिजल्ट मिलेगा तो स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, ठीक है। नहीं तो मिक्स डिजाइन में तो हम कुछ भी मिलाते, नॉमिनल मिक्स में क्या है, नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, M10 M20 M25 और M15, ऐसे में हम लोग कुछ भी वाटर मिलाएंगे थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं होता है, हम लोग को मिक्स डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर, विकेट अपरेटस यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए, सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम लोग विकेट अपरेटस यूज़ करते हैं, सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए, सेटिंग टाइम को मेजर करने के लिए, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, सेटिंग टाइम को मेजर करने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए भी विकेट अपरेटस यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पता करने के लिए भी हम लोग विकेट अपरेटस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लम टेस्ट इज यूज टू मेजर, स्लम टेस्ट इज यूज टू मेजर वर्केबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेजर्ड यूजिंग विकेट प्लंजर, हमने कहा था विकेट अपरेटस में जो विकेट प्लंजर होता है उससे हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पता करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा सीमेंट में वो लाइम के कारण होगा, यदि लाइम प्रॉपर है, लाइम अपने रिक्वायर्ड रेंज में है तो ठीक है, यदि ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, श्रिंकेज जो साउंडनेस देगा, ठीक है, हमने पढ़ा अभी पढ़ा लाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है साउंडनेस के लिए, कम होगा तो स्ट्रेंथ को भी कम कर देगा, लाइम का परसेंटेज से कम यदि लाइम रहा तो वो परसेंटेज को भी, वो उसकी स्ट्रेंथ को भी कम करेगा, ठीक है। लाइम क्या करता है सीमेंट में, और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट सीमेंट के है वो क्या 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 किस किस काम के लिए है, वो हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके, है ना। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड फॉर आफ्टर, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड आफ्टर 28 डेज, 28 डेज के बाद हम लोग सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और कॉन्क्रीट की भी 28 डेज के बाद ही फाइनल चेकिंग होती है, जो लगभग 100% स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉमन इंग्रेडिएंट्स इन बोथ सीमेंट एंड ग्लास, सीमेंट एंड ग्लास में जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स होता है सिलिका, ठीक है, सिलिका हम मान के चलते हैं, हालांकि सीमेंट में ज़्यादा लाइम होता है पर सिलिका भी तो होता है, तो फिर ये यदि क्वेश्चन कह रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही, ठीक है। गुड क्वालिटी टिम्बर शुड है वो सिंक इन वाटर, गुड क्वालिटी टिम्बर जो है वो वाटर में सिंक होना चाहिए, मतलब यदि वाटर में सिंक है मतलब उसमें कोई भी इनसाइड टिम्बर के अंदर कोई पोर्स खाली नहीं है, या फिर पोर्स है ही नहीं, ठीक है, और जो पोर्स है ही नहीं तो फिर वो सिंक हो जाएगा, डेंसिटी उसकी ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर मीन्स, सीजनिंग ऑफ टिम्बर मतलब ड्राइंग, उसका मॉइस्चर रिमूव करना, सीजनिंग मतलब मॉइस्चर रिमूव करना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक लेके आना, किसी टिम्बर में यदि 12% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसको सीजनिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग वुड विनिस, प्लाईवुड पे जो हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, तो उसको जो चिपकाते हैं वो कैसे करते हैं, वुड विनिस से करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वुड प्रिजर्वेटिव इज, वुड प्रिजर्वेटिव जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, हमको सस्ता पड़ता है, वो होता है कोल्टार, पर हाँ एक कोल्टार जो होता है वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो काला काला रहता दिखता है, अच्छा नहीं है ना, इसलिए हम जनरली इसको यूज़ नहीं करते, पर सबसे बेस्ट और एक सस्ता वही है ना। विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर डैम प्रूफिंग, डैम प्रूफिंग के लिए हम बिटुमिन यूज़ करते हैं, सबको पता है ना, जग जाहिर है कि बिटुमिन जो होता है वो डैम प्रूफिंग के लिए अच्छा होता है, इसमें से वाटर जो है पास नहीं हो पाता है, नीचे से ऊपर जाता नहीं है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो डैम प्रूफिंग आती नहीं है, वाल जो है गीली होती नहीं है, ठीक है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेरो सीमेंट, फेरो सीमेंट क्या होता है? जिसमें सीमेंट हो साथ में वायर मेश हो, इसको हम फेरो सीमेंट बोल देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IAS कोड फॉर OPC हमने अभी बताया था, IAS 33, 43, 53 के लिए। तो OPC 33 के लिए क्या है? ये है IAS 269 OPC 33 के लिए, ठीक है, 33 के लिए याद रखना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड मोर्टार। सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट, ठीक है, ये बात है, ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। द मेन डिफेक्ट्स इन टिम्बर कोस्ड बाय फंगस, फंगस के कारण क्या आता है? ड्राई रोट आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज़ और, ये टिम्बर में कौन से डिफेक्ट के कारण, कौन से चीज़ के कारण कौन से डिफेक्ट आते हैं, उसका भी इसका भी एक हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, साथ में एक छोटी सी रील बना के भी डाली है। आप चाहे तो दोनों देख सकते हैं, आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी और बहुत ईजी पड़ेगा समझना, क्योंकि मैं जब भी समझाता हूँ बेस्ट तरीके से समझाता हूँ, ताकि आपको एक बार में याद जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। आप बस याद करें, एक सिंपल सा तरीका होता है, पहले स्मार्ट वर्क करो फिर हार्ड वर्क करो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो फिर हार्ड वर्क करो। स्मार्ट वर्क मतलब कि क्या पढ़ना है पहले वो उठा के रख लो, और फिर हार्ड वर्क उसको रट डालो, ठीक है, समझ के रट डालो, समझ के रट डालो। समझोगे नहीं, समझ तो लिया, अब रट ही नहीं पाए तो भूल जाओगे जाके, तो दोनों ही जरूरी है ना। आज के डेट में यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो समझ के रट डालो, और समझ के रटने से पहले क्या रटना है वो होता है स्मार्ट वर्क। पहले क्या रटना है उसको रख लो, समझ के रट डालो, ठीक है, सबसे बेस्ट है। आज की डेट में आपको कुछ और करना ही नहीं है, यही करना पड़ेगा, है ना, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है? क्ले होता है सबसे बेस्ट, है ना। साल FM, ब्रिक के लिए क्या होता है कोड? साल FM, साल SAL, साल FM, ठीक है। साल FM जो होता है ब्रिक के लिए कोड होता है, जिसमें सिलिका जो होता है वो क्ले से आता है। चलो ठीक है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20, M20 ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? M20 होगी। रेशो क्या होता है? 1:1.5:3, ठीक है। सल्फेट अटैक इन कॉन्क्रीट अफेक्ट क्या करेगा? सीमेंट पेस्ट को खराब कर देगा। एग्रीगेट को तो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा भैया, सेंड को भी कुछ नहीं कर पाएगा, सीमेंट का पेस्ट खराब कर देगा वो, तो स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस जो है कोर्स एग्रीगेट का कितना होता है? 5 से 8 होता है फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस होता है 5 से 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेस्ट वुड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए जो बेस्ट वुड होता है वो टिक होता है। इन सब में, ठीक है, टिक सबसे बेस्ट होता है। वैसे मेरे हिसाब से टिक ही सबसे बेस्ट है। टिक को ठीक है ना, फर्नीचर के लिए टिक को ठीक मान लो, टिक को ठीक मान लो, याद हो जाएगा, टिक को ठीक मान लो, ठीक है। इसके बबुल भी आता है और बाकी भी है, पर टिक ठीक है, बढ़िया है। द कलर ऑफ सीमेंट, द कलर ऑफ सीमेंट क्या है? ग्रे। सीमेंट का कलर ग्रे होता है, क्यों? क्योंकि हम उसमें आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं। जब रिएक्शन होती है तो वाइट लाइम जो होता है वो रिएक्शन के बाद, हीट होने के बाद कलर चेंज हो जाता है ग्रे में। तो ग्रे कलर आने का कारण क्या है? उसमें आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज का मिक्स होता है, ठीक है। मार्बल जो होता है, मार्बल क्या होता है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जो सैंड स्टोन, मड स्टोन, लाइम स्टोन किसी न किसी से मेटाफॉर्मिज्म होकर आया होगा, ठीक है। जब वो पढ़ेंगे इस रॉक, तो रॉक में आपको फिर से याद करा देंगे। बाकी अभी मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। सैंड स्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट का इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट में क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक इग्नियस रॉक होता है, इसको मैं आई लिख देता हूँ खाली। उसके बाद फिर इग्नियस रॉक में क्या होता है? एक इंट्रूसिव रॉक होते हैं, एक एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं, जिसको मैं लिखता हूँ, इंट्रूसिव को लिखता हूँ आई और एक्सट्रूसिव को लिखता हूँ ई, ठीक है। एक्सट्रूसिव को लिखता हूँ ई। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ? फिर मैं इंट्रूसिव में भी दो होते हैं। इंट्रूसिव में क्या होता है? एक तो होता है प्लूटोनिक, ठीक है, एक होता है हाइपाबेसल, ठीक है। और एक्सट्रूसिव में खाली कुछ नहीं होता, एक्सट्रूसिव में वॉल्केनिक होता है, ठीक है। अब प्लूटोनिक में क्या आएगा? प्लूटोनिक में आएगा आपका ग्रेनाइट प्लूटोनिक में आ जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी ने पूछा कि ग्रेनाइट क्या है, तो ग्रेनाइट क्या है? एक इग्नियस रॉक है, वो भी प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। क्या है? प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। चलो, छोटा सा मेरा एक वो था स्टंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक शुड नॉट एक्सीड 10%। वाटर क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सीड 10%। 20% भी बेस्ट है। 20% ज़्यादा होगा तो भी पकड़ लेंगे, 10% हो तो भी पकड़ लेंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें 20 ये देने का सिर्फ कारण ये था कि ये 10% बेटर होगा, ठीक है। द शेप ऑफ स्लम्प विच इंडिकेट हार्श मिक्स। यदि
यदि हार्श मिक्स बहुत कड़क मिक्स होगा तो शेप चेंज नहीं होगा, जीरो स्लम्प आएगा, स्लम्प जीरो आएगा। कोन में से हमने कॉन्क्रीट हमने कोन में रखा हुआ है और वहाँ से फिर हमने क्या करा कि हमने कॉन्क्रीट ये कोन को बाहर निकाल लिया, जो कोन को पकड़ के हमने बाहर निकाला, तो कॉन्क्रीट में कोई सेटलमेंट ही नहीं आया, एकदम कड़क है। क्यों? क्योंकि हार्श मिक्स है, बहुत टाइट मिक्स है, तो स्लम्प जीरो स्लम्प आया। ठीक है, अब क्या है जीरो स्लम्प, यदि 25 mm प्लस माइनस भी आया ना तो भी उसको जीरो ही मानने वाले, क्योंकि ये जो रॉड होता है, रॉड में ही 25 स्लम्प कोन का जो IS कोड उसमें क्लियरली लिखा है कि प्लस माइनस 25 mm स्लम्प चेंज हो सकता है। ठीक है, यदि आप कह रहे हो कि आपको रिक्वायरमेंट है 150 की, यदि आपको रिक्वायरमेंट है 150 स्लम्प की, तो 125 से 175 के बीच में यदि स्लम्प आता है ऑन साइड तो वो एक्सेप्टेबल होगा, IS कोड में लिखा है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्लाइंट को। ठीक है, एकदम 150 थोड़ी होता है भाई, अपने 1 घंटा दूर है हमारा बेचिंग प्लांट, वहाँ से हम लोग कॉन्क्रीट लेके आ रहे हैं, तो यदि स्लम्प थोड़ा चेंज हो जाएगा, वेरिएशन उसमें आएगा, थोड़ा बहुत आएगा ना यार, 20-25 mm का तो फर्क आना चाहिए। तो इसलिए क्या है 125 से 175 के बीच में यदि कहीं भी स्लम्प आया ऑन साइड तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो ठीक है। ठीक है, पर ये हार्श मिक्स मतलब इसमें स्लम्प कुछ आया नहीं होगा, चेंज ही नहीं हुआ कॉन्क्रीट का शेप, नीचे गया नहीं, वैसा का वैसे ही रह गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट इन सिंपल टिम्बर शुड भी। टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मैंने बताया था ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 12% होता है, 10 से 12% आप लगा सकते हो रेंज में आंसर। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट में जो मेन इंग्रेडिएंट्स होगा, यदि आप इस ऑप्शन में देखोगे तो आपको पिगमेंट मिलेगा। ठीक है, वैसे मेन इंग्रेडिएंट्स पेंट में क्या होता है, वो होता है बेस। ठीक है, बेस के बाद होता है व्हीकल, व्हीकल के बाद होता है क्या, व्हीकल के बाद होता है इसमें थिनर, व्हीकल होता है जिसको हम बाइंडर बोलते हैं, और उसके बाद होता है थिनर होता है, थिनर जो ऑयल जो पतला करने के लिए होता है वो ऑयल। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है पिगमेंट, जो कलर डिसाइड करता है। ठीक है, ये सब मिलके बनते हैं पेंट का एक छोटा सा वीडियो मैंने अलग से बना के डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्निश इज़ यूज्ड फॉर, वर्निश जो है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं जनरली। वर्निश जो होता है वो रेजिन, जो नेचुरल रेजिन होते हैं उससे मिलके बनता है, और ये क्या करता है एनामेल में वर्क एज अ व्हीकल। एनामेल पेंट जो आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा ना, इंडिगो पेंट लेके वो ऐड करते रहता है, तो वो एनामेल पेंट है, वो बाहरी सरफेस के लिए बेस्ट होता है, इसलिए वो एनामेल पेंट है। और एनामेल पेंट में क्या होता है, एनामेल पेंट में जो है वो क्या होता है, एनामेल पेंट में वर्निश एज अ व्हीकल होता है। और बाकी यदि हम लोग जो वुड की बात करें, वुड में क्या होता है कि जो वुड का जो कलर होता है ना, वुड का वही कलर होता है। आजकल वुड पर कोई पेंट नहीं करता, उस पर शाइनिंग कुछ फिल्म लगाता है, एक शाइनिंग फिल्म लगाता है जिससे हल्का सा चमकता रहता है वो, तो जो चमकता रहता है ना वो क्या होता है, वही वर्निश होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, कुछ और यहाँ पे मिलेगा अपनी सेटिंग, हाइड्रेशन। प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज हाइड्रेशन। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5 to 6, मैंने बताया था 3 से 5 बताया था वैसे, पर 5 से 6% पे मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, 3 से 5% पे लगभग 20 से 30% मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम वापस पानी बढ़ा देंगे इसमें तो वॉल्यूम कम होने लग जाएगा। जैसे वही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना, वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड, यदि हम सपोज किसी सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 18% है, तो हम लोग यदि इसमें 16% पानी मिलाएंगे तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड हो जाएगा, और यदि 19 या 20% पानी मिलाएंगे तो वो वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड हो जाएगा। पर 18% पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी, 16 और 20% पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कभी मिलेगी ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फाइनेस मॉडुलस, द यूनिट ऑफ फाइनेस मॉडुलस क्या होती है, फाइनेस मॉडुलस की यूनिट थोड़ी होती है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोर्स एग्रीगेट साइज फॉर आरसीसी के लिए जो कोर्स एग्रीगेट साइज होता है वो 20 mm बेटर होता है। 20 mm लेंगे हम लोग, यदि हम लोग कोई साइड पे कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 20 mm जो कंक्रीट है वो लगभग कितना ले 80% 20 mm ले, और जो 10% है वो ले ले हम लोग 20% जो बचा उसमें हम लोग लेंगे 10 mm का, तो जो भी वर्ड्स आएंगे वर्ड्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, जनरली साइड पे ऐसा करते हैं। IS कोड तो बोलता है, IS कोड तो नहीं बोलता है ऐसा, पर जनरली करते हैं, परमिसिबल है ना, ऐसा नहीं कि परमिसिबल नहीं है। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ अवेलेबल 33, 43, 53, ये हमने बता दिया है। IS कोड भी बता दिया, वापस आप वीडियो को रिवाइज करिए, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है POP स्टैंड फॉर, POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, POP इज फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट टू
सेटिंग टाइम कंट्रोल, जिप्सम क्या करता है, जब हम लोग सीमेंट में ऐड करते हैं तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। क्विक सेटिंग की जो प्रॉपर्टी है सीमेंट की, क्लिंकर की, सीमेंट नहीं बोलना चाहिए, क्लिंकर बोलना चाहिए। तो क्विक सेटिंग्स प्रॉपर्टी जो है क्लिंकर की, उसको वो ऐड वो करता है, इम्प्रूव करता है, उसको इम्प्रूव करता है। उसमें जिप्सम मिलाने के बाद क्या होता है कि सेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। सेटिंग टाइम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है वो टाइम जब हमने पानी मिलाया, मिक्स किया और पहली बार वो प्लास्टिसिटी लूज़ किया, ठीक है। तो इस बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं हम इनिशियल सेटिंग टाइम, जो जनरली 30 मिनट होता है सभी सीमेंट के लिए। लो हीट सीमेंट के लिए 60 मिनट होता है, ठीक है। और एक होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए होता है वो 210 मिनट, मतलब कि लगभग 3.5 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हायर वाटर सीमेंट रेशो रिजल्ट इन, हायर वाटर सीमेंट रेशो रिजल्ट इन लोअर स्ट्रेंथ। लोअर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग हायर वाटर सीमेंट, यदि हम लोगों ने हायर वाटर सीमेंट रेशो ले लिया तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मैंने बताया अब्राहम्स लॉ के हिसाब से वाटर टू सीमेंट रेशो वो किसी भी सीमेंट के लिए बराबर होना चाहिए, एक प्रॉपर परसेंटेज में होना चाहिए। यदि वाटर ज़्यादा मिला दिया तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आएगा वो आएगा स्ट्रेंथ में, बाकी सब चीज़ बराबर हो जाएगी। वर्केबिलिटी, वो उसका जो फाइनल क्या कहते हैं, जो अपीयरेंस आएगा सूखने के बाद, वो सब ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बस स्ट्रेंथ ही फ़र्क आएगी, स्ट्रेंथ ही सब चाहिए होती है हम लोग को, है ना। बाकी यदि हम लोग को उसके जो अपीयरेंस है, या फिर जो बोल सकते हैं कि आप लोग को डेकोरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलिवेशन देना, वो हम लोग बाकी प्लास्टर पुट्टी सब करके कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथ थोड़ी ला सकते हैं इससे। तो स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को वाटर ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वाटर प्रॉपर प्रोपोर्शन में डालना है। हाँ, इधर को वर्केबिलिटी चाहिए अच्छी, तो आप डालो एडमिशन, पैसा डालो एडमिशन डालो, काम हो जाएगा आपका। स्ट्रेंथ को इससे क्यों वो कर रहे हो। यदि आप किसी भी सिविल इंजीनियर को बोलेंगे ना कि आप वाटर ज़्यादा पिलाओ, तो वो आपको सुना देगा बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ ही तो है सीमेंट की, सिविल इंजीनियर की जान भाई, सीमेंट की स्ट्रेंथ ही सिविल इंजीनियर की जान है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमेंट क्लिंकर इज ग्रुप्ड विद, सीमेंट क्लिंकर इज ग्रुप्ड विद जिप्सम, सीमेंट क्लिंकर इज ग्रुप्ड विद जिप्सम, ठीक है। सीमेंट क्लिंकर हम जिप्सम डालते हैं ताकि वो क्या बनता है, सीमेंट बनता है, और जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम कुछ क्विक सेटिंग से लगभग 30 मिनट तो जाता है। लाइम मोटार इज स्ट्रॉन्गर देन सीमेंट मोटार, नहीं कैसे भाई, कब हो गया, पता नहीं था मेरे को। गुड क्वालिटी सीमेंट फील्स स्मूथ, गुड क्वालिटी सीमेंट जो है, यदि हम लोग साइड पे सीमेंट, हमारे पास एक बोरी एक लाए हैं हम लोग, और हम लोग को चेक करना है कि उसमें क्या क्या होने वाला है, तो हम लोग चेक कर सबसे पहले कि जब हमने उसमें हाथ डाला तो हम लोग को स्मूथ आना चाहिए और हल्का सा ठंडा सा एहसास होना चाहिए, है ना। और जब हमने उसमें हाथ डाले तो हमको स्मूथ फील आना चाहिए, ठंडा सा एहसास होना चाहिए, उसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। उठा के मुट्ठी में लेके पानी में फेंका तो पूरा सिंक हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, कहीं तैरते नहीं रहना चाहिए, उसको बोलेंगे गुड क्वालिटी सीमेंट, ठीक है। ग्रे कलर का होना चाहिए भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लेट जो होता है, स्लेट इज़ यूज्ड फॉर रूफिंग, रूफिंग के लिए हम लोग स्लेट यूज़ करते हैं भैया, याद रखना। स्लेट जो होता है रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। आजकल तो हम लोग शीट यूज़ कर लेते हैं, शीट, है ना, पर पहले क्या स्लेट यूज़ करते थे। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग क्ले टू मेक ब्रिक, क्या होता है, इसको बर्निंग बोलते हैं। ब्रिक क्ले को हम लोग गर्म बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, उनके जो वो होते हैं किल्न फर्नेस होते हैं उसके बड़े बड़े, उसमें जब हम लोग बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद जो ब्रिक बन के आती है उसको बोलते हैं क्ले ब्रिक, है ना, रेड कलर की होती है। बताना आपको ये कि रेड कलर कैसे क्यों होता है, ब्रिक का कलर रेड क्यों होता है, उसमें क्या होता है जिसके कारण कलर रेड हो रहा है। भाई रेड के अलावा कुछ और भी हो सकता है, रेड ही क्यों होता है बताइए। क्विक लाइम जो होती है, क्विक लाइम होता है सी ए ओ बताया था, CaO क्विक लाइम होता है। इसमें वाटर मिलाते हैं तो वो स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू स्लैक्ड लाइम बन जाता है। स्लैक्ड लाइम मतलब यही होता है, CaOH, इसको स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट इन सीमेंट इन कॉन्क्रीट, वो कौन सा है, ग्रेवल। ग्रेवल हम लोग जनरली मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। ग्रेवल का साइज़ क्या होता है, वो 4 mm से लेके 80 mm के बीच होता है, 4 mm से लेके 80 mm के बीच होता है। यदि हम लोग बोलेंगे फाइन ग्रेवल, क्रॉस ग्रेवल, तो 4 से लेके 20 तक होगा फाइन ग्रेवल, 20 से लेके 80 तक होगा कोर्स ग्रेवल। आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ग्रेवल की रेंज बताई 4 से 80। यदि 4 से 20 है तो फाइन ग्रेवल, और 20 से 80 है तो वो कोर्स ग्रेवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमेंट बिकम्स अनलेस, सीमेंट बिकम यूजलेस इफ एक्सपोज टू मॉइस्चर बिकॉज हाइड्रेशन स्टार्ट, यदि हाइड्रेशन स्टार्ट हो गया तो सीमेंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ अब वो काम ही नहीं करेगा, लम्स बनने लगेंगे तो सीमेंट हमारे किसी काम की नहीं है, फेंक दो उसको, फेंक दो। फ्लैश सेटिंग टाइम सीमेंट का क्या होता है, वेरी क्विकली होता है, और वेरी क्विक टाइम को फ्लैश सेटिंग टाइम बोलते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि जब हम लोग सीमेंट को बर्न करते हैं तो उसमें बॉक्स कंपाउंड बनते हैं 4, उसमें से एक कंपाउंड का नाम है कैल्शियम ट्राईसिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश शेड के लिए। आपको बताना है कि ये जो C3A होता है इसका जो है कितना परसेंटेज होना चाहिए सीमेंट में, क्या रेंज ऑफ परसेंटेज होना चाहिए, आपको ये बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार्जेस्ट साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड, क्या होता है 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस। जनरली जो स्लैब की थिकनेस IS कोड ने बोला है कि 125 mm कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 125 mm। मैंने कई बिल्डिंगें बनाई हैं और सब बिल्डिंग में मैंने कम से कम 150 mm थिकनेस का रखा है। 150 है या फिर 175 है, इससे कम नहीं। 150 से कम तो कभी रखा ही नहीं है मैंने स्लैब का थिकनेस, ठीक है। मतलब क्लाइंट भी नहीं बोलता हम लोग को रखने के लिए, परमिसिबल नहीं है वो, है ना, क्योंकि लोड ज़्यादा रहता है ना, मशीनरी बहुत सारी रहती है स्लैब के ऊपर। हम लोग इंडस्ट्रियल स्लैब बहुत सारे बनाए तो मशीनरी ऊपर रखी होती है। आप लोग वहाँ पे थिकनेस कम कर देंगे तो भाई वो सैगिंग हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा स्लैब फेल हुआ, सब फेल हो गया, है ना। तो 125 mm थिकनेस का स्लैब है, उसका 1/4 करेंगे तो वही लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट। अभी हमारे पास एग्रीगेट अवेलेबल ही नहीं है, 20 mm के एग्रीगेट अवेलेबल ही नहीं है लोकली। हम लोग को ज़्यादा साइज का एग्रीगेट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सपोज़ हमने 150 mm का स्लैब लिया है तो 37.5 से कम के जितने भी स्लैब जितने भी एग्रीगेट होंगे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था जितने बड़े बड़े एग्रीगेट होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि श्रिंकेज, क्रैक्स, वार्पिंग नहीं होंगी। वर्केबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है वो, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक अच्छा नहीं है, बाकी अच्छा है, कुछ हद तक नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स रह जाएंगे। यदि वो वर्ड्स को भरने के लिए आपके पास कुछ है तो क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, ठीक है। बाकी क्या है, जो क्लाइंट बोले वैसा करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मार्बल इज़ मेनली कम्पोज ऑफ, मार्बल जो है मेनली कम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मार्बल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। मैंने बताया था लाइम भी जो है, लाइम में मेन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये मार्बल से क्या समझ में आ रहा है आपको, मार्बल कहाँ से बना होगा, मार्बल कहाँ से बना होगा, लाइमस्टोन से बना होगा ना, बस यही तो है। मोटा सेडिमेंट्री रॉक होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिज्म किया तो मार्बल बन गया, खत्म। यही तो है भाई, यही तो बिल्डिंग मटेरियल और सिविल इंजीनियरिंग है भाई, मज़ा बहुत आता है। विच इज़ एन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है, रिबाउंड हामर टेस्ट। रिबाउंड हामर मशीन, आप टेस्ट का जो वो है मशीन आपने देखी होगी, रिबाउंड हैमर आपने देखा होगा। कुछ नहीं, एक एक कॉलम है, कॉलम में क्या हो रहा है कि आपने उसको लगाया कितने कितने जब उसको लगाया तो कितना उसने रिवर्स कितने बार उसने वो किया, कितने बार वाइब्रेट हुआ, उसका एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ को चेक करके आप बता सकते हो कि कितने बार वो वापस गया, कितने बार वापस गया, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ निकल जाती है। उसको कैलिब्रेट किया गया है अलग अलग स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल है वो। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट मीन्स, सीमेंट के साउंडनेस मतलब आवाज़ नहीं भैया, उसके एक्सपांसन के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। द सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल फिनिशेस, द सीमेंट यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल फिनिशेस क्या है, वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट हम लोग जनरली आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। क्या कैसे करते हैं भाई, हमने घर बनाया, प्लास्टर किया, प्लास्टर करने के बाद जो पहला पुताई करते हैं वाइट सीमेंट करते हैं, और वाइट सीमेंट करने के बाद उसके बाद पुट्टी करते हैं। पुट्टी करने के बाद पहली पुट्टी को हम लोग घिस देते हैं बड़े से फिनिश करने के लिए, है ना। उसके बाद सेकंड पुट्टी करते हैं, फिर उसको भी घिसते हैं। उसके बाद फिर पेंट करते हैं बाबू। पेंट के भी यदि हम लोग अच्छा पेंट यूज़ करें तो एक कोट में तो एक कोट में फ़र्क दिखेगा नहीं, पूरा वाइट दिखेगा। 1 कोट 2 कोट 3 कोट करेंगे तब जाके कलर आता है भैया। कॉस्ट तो बहुत बनता है घर बनाने में, पर जब बनता है ना अच्छा दिखता है तो मज़ा भी आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग लगभग 25 से 30% वाटर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 यूनिवर्सली याद है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग मटेरियल की कौन कौन की कितनी है, मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सेंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो 2.6 होती है, 2.6 होती है सेंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमने बात करी थी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, सेंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है। द मेन रॉ मटेरियल फॉर ग्लास में क्या होता है, सेंड में क्या होता है, सिलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेस्ट इज डन फॉर एग्रीगेट के लिए जो मेन टेस्ट होगा कौन सा होगा, साउंडनेस टेस्ट। एग्रीगेट के लिए करते हैं क्या, करते हैं। विकेट टेस्ट तो नहीं करते। ब्लेंस परमेबिलिटी, विकेट अपरेटस कंसिस्टेंसी और IST के लिए होता है या फाइनल सेटिंग टाइम के लिए होता है। ब्लेंस अपरेटस टेस्ट हमने बताया था क्या के लिए होता है, फाइननेस के लिए होता है। लिचेटर लेयर काय के लिए होता है, लिचेटर लेयर जो होता है वो भी साउंडनेस के लिए होता है, पर वो सीमेंट में लाइम के कारण क्या साउंडनेस है उसको चेक करता है, ठीक है। तो एग्रीगेट के लिए जो टेस्ट यहाँ पे साउंडनेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइननेस मॉडुलस। अब फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, कमेंट करके मुझे बताइए। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
फाइन एग्रीगेट का कितना है, 2 से 3 है। कोर्स एग्रीगेट का हमने अभी पढ़ा था 5 to 8 है, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट का 5 to 8 है, इसका 2 से 3 है। वीडियो में पहले एक क्वेश्चन हमने किया है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज विथ राउंडेड एग्रीगेट। सीधी सी बात है, यदि हम राउंडेड एग्रीगेट लेंगे तो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पर हाँ क्रस्ट एग्रीगेट से हम लोग को क्या होगा, स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। बिटुमिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, बिटुमिन कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से आता है। यूनिवर्सल, सबको पता है भाई, सबको पता है। बिटुमिन के लिए जो टेस्ट करते हो, क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। वो आप पढ़ते हो ना, VG40, VG60, VG80, 80/90, वो सब यही है, बिटुमिन का टेस्ट ही है, वो पेनिट्रेशन टेस्ट ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IS कोड फॉर कोर्स प्लस फाइन एग्रीगेट। एग्रीगेट की जहाँ बात तो आ रही है तो वहाँ 383 लगा दो भाई, एग्रीगेट के लिए 383 लगा दो, खत्म, कुछ नहीं करना। द ग्रेडिंग ऑफ सैंड अफेक्ट्स वर्केबिलिटी को अफेक्ट करना है तो सैंड की ग्रेडिंग को चेंज करो, वर्केबिलिटी अपने अफेक्ट हो जाएगी। सैंड की या फिर क्या कह सकते हैं, एग्रीगेट की ग्रेडिंग को आप आगे पीछे करोगे तो वर्केबिलिटी पे फर्क आएगा। स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं आने वाला बाबू, स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं आने वाला। स्ट्रेंथ में फर्क आ सकता है, पर मैं ये जो मेजर यहाँ पे आएगा वर्केबिलिटी पे आएगा। आप क्या करोगे, आप बड़े बड़े एग्रीगेट ले लोगे, है ना, तो वर्केबिलिटी थोड़ी अच्छी नहीं मिलेगी। स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ठीक है, आप वर्ड्स में कुछ डाल दो छोटा छोटा। फाइन एग्रीगेट तो है ना, फाइन एग्रीगेट के नाम पे आपके पास सैंड है, आप सैंड डाल दो तो काम हो जाएगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कितनी होती है, 2.4 से 2.9। हमने क्या बताया था अभी, सैंड की थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, सैंड की पढ़ी थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 2.6 थी, ठीक है। और अभी हमने फाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट पढ़ रहे हैं, वो 2.4 2.9, मतलब कि लगभग 24 से 29 पॉइंट लगाना बोल रहा हूँ, 2.4 से 2.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी। CBR क्या होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो, किसके लिए होता है, सॉइल के लिए होता है। सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, CBR, है ना। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट क्या है, टफनेस के लिए होता है, ये सबको पता है ना। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए, हार्डनेस टेस्ट हार्डनेस के लिए, क्रशिंग वैल्यू क्रशिंग के लिए, ठीक है। स्लैग सीमेंट इज मेड फॉर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए हम लोग स्लैग सीमेंट यूज़ करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए हम लोग स्लैग सीमेंट यूज़ करते हैं। अब स्लैग सीमेंट को हम लोग पोज़लाना स्लैग सीमेंट यदि बोले तो उसका जो IS कोड होता है, वो IS कोड बताना है वो कितना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चाकिंग डिफेक्ट्स अकर्स इन पेंट। सीधी सी बात है, चाकिंग डिफेक्ट जो होगा वो पेंट में आने वाला है। द बेस्ट सीजन फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग बेस्ट सीज़न हमारा समर होता है। विंटर में पानी आ जाएगा, हमारा जो किल्न है जिसमें हम लोग रखेंगे वो बर्नर है, या फिर जो भट्टियाँ होती है वो जलेगी नहीं। ठंड में जलेगी, पर बहुत लकड़ियाँ जो रहती है, जो भी कोयला डालते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ठंड टेम्परेचर को पहले तो उस लेवल पहुँचाना पड़ेगा ना। तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कम है तो वो टेम्परेचर को उस लेवल तक पहुँचने में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा इफेक्टिव क्या बोलते हैं, कोयले के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, समर में जनरली यूज़ करते हैं। हाँ, समर में करना बहुत भाई वो मेहनत वाला काम होता है भैया। पर ब्रिक्स आर कूल्ड आफ्टर बर्निंग क्लैंप, ठीक है। बर्निंग के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रिक्स आर कूल्ड आफ्टर बर्निंग इन ए क्लैंप में उसको ठंडा होने देते हैं। गुड ब्रिक्स जो होती है वो रिंगिंग साउंड देती है। अब साउंडनेस यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे रिंगिंग साउंड आवाज़ के लिए होता है, वो साउंडनेस एक्सपांशन के लिए था लाइम में। यहाँ पे साउंडनेस जो है, साउंड मतलब आवाज़ के लिए है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ ब्रिक की जो एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1500 से 1900 एवरेज डेंसिटी होती है किसकी, ब्रिक की। अच्छा, द एफ्लोरेंस इन ब्रिक इज कॉज ड्यू टू सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट के कारण होता है। सॉल्ट के कारण वो एफ्लोरेंस आता है, तो उसको हमने 3 में डिवाइड किया। यदि 20 से कम है तो वो ठीक है, 20 से 50 है, 20 से 50 है तो सीवर है, यदि 20 से 50 है तो मॉडरेट, ठीक है। और 20 से कम है तो फिर वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और यदि 20 से ज़्यादा है तो कितना, 50 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो शीवर हो जाएगा, ठीक है। रखना, ये रेंज याद रखना है, रेंज पूछता है, SSC JEE में कई बार पूछा है रेंज। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग बिटुमिन इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग बिटुमिन को यदि हम मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन, इसको प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 6 से 8, इफेक्टिवली हम लोग देखेंगे तो 6 से 8 होती है। डायमीटर ऑफ स्लम्प कोन का एस्टिमेटेड स्लम्प कोन का 10 20 30, 10 ऊपर का नीचे का 20, हाइट 30, सिंपल 10 20 30 याद रखना है, 10 20 30 कुछ नहीं करना है। ये हाइट हो गई 30 सेंटीमीटर।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटोमिन की बात करेंगे तो बिटोमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग वो वाटर के बराबर होती है 1.01, थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है, ठीक है, बिटोमिन के आसपास ही होती है। मार्बल जो होता है, मार्बल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है। मार्बल क्या है, एक लाइम स्टोन से बनता है, लाइम, इसमें CaCO3 सबसे ज़्यादा होता है। ये एक मेटामॉर्फिक, सॉरी एक ये हाँ मेटामॉर्फिक रॉक ही है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेनाइट इज सुटेबल फॉर, ग्रेनाइट के बारे में अभी आपने डिस्कशन किया था। ये क्या है, एक प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है और ये फाउंडेशन में जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। विच हैज़ हाईएस्ट स्ट्रेंथ, विच हैज़ हाईएस्ट स्ट्रेंथ, ग्रेनाइट के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्योंकि प्लूटोनिक होती है, बहुत ज़्यादा तापमान पर बनती है ना, बहुत ज़्यादा तापमान पर बनती है। एटमॉस्फेयर का जो है इतना कुछ खास इस पर अफेक्ट पड़ता नहीं है। WPC जो होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट होता है, आपको फॉर्मूला वो आपको ये फुल फॉर्म रखना है याद, वुड प्लास्टिक कंपोजिट होता है WPC। OPC 53 ग्रेड इंडिकेट्स स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, सबकी स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद ही आती है। स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 28 डेज के बाद ही 33 की 43 53 ग्रेड की स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। क्लिंकर कलर जो है, क्लिंकर का जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है, मैंने बताया था ग्रे तो नहीं होता, डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है क्लिंकर का। उसमें यदि हम लोग जब कैल्शियम सल्फेट मिला देंगे, जिप्सम मिलाएंगे तो ग्रे कलर का बन जाता है। सीमेंट इज स्टोर्ड इन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ से ज़्यादा हम सीमेंट स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। सीमेंट को हम लोग 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं करते, परमिसिबल है। उससे ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मॉइस्चर उसमें आने लगेगा और मॉइस्चर आने लगा सेट हो जाएगी वो, ठीक है। जो होता है सीमेंट को रखने का तरीका कि जो सपोज अपन ने स्क्वायर रूम में रखा है तो 300 mm चारों तरफ से छोड़ दो और बीच में जो पोर्शन बचा वहाँ पे सीमेंट को रखो। नीचे से लगभग 150 से 200 mm हाइट करके रखना होता है ना। ये दो बहुत ज़रूरी है। बाकी एक 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 जो लाइन बनी है उसके बाद दूसरी लाइन बनी है, वो दूसरी लाइन के बीच में जो है लगभग 900 से 1000 का डिस्टेंस, 900 से 1000 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। यदि आप बात करते हैं इसकी हाइट की, सपोज़ ये मैंने हाइट बना दी इसकी, सपोज़ मैंने इसकी हाइट बना दी, ठीक है, ये हाइट बना दी मैंने ऐसी, ये हाइट है इसकी, ठीक है, मैंने इसकी बना दी है हाइट। और ये हाइट बनाने से क्या होगा कि ये हाइट बन गया। अब यदि ये हाइट है तो कितने, एक बार में आप 8 बोरी सीमेंट रख सकते हो, चलेगा। यदि आप 10 रख रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीमेंट ऐसा तो फिर एक सीमेंट ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक सीमेंट ऐसा रखा तो उसके ऊपर दूसरा सीमेंट ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखना पड़ेगा यदि 8 बेग से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सीमेंट बेग का ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, IS कोड में लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से उठा के आपको बताया है और बहुत आसान तरीके से बताया है, आपको याद रखना है इसको, है ना। चलिए, टिम्बर सीजनिंग इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर कितनी होती है, 0.5 से 0.9। इसलिए कहते हैं कि वाटर में जो है कि लकड़ी तैर जाती है ना, इसलिए तैरती है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है भाई, टिम्बर की तैरेगी ना। ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 10%, तो अच्छा ब्रिक होता है, अच्छा ब्रिक, हाँ ठीक है। द बेस्ट सीमेंट फॉर प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के लिए जो बेस्ट सीमेंट होता है OPC होता है। OPC 33, 53 भी नहीं, 53 की स्ट्रेंथ क्या है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो प्लास्टर के लिए हम लोग काय के लिए महंगा यूज़ करेंगे भाई, प्लास्टर के ऊपर तो पुट्टी करना है ना, तो सीमेंट महंगा यूज़ करके क्या मतलब। बात करते हैं एज ऑफ गुड ब्रिक शुड भी, जो गुड ब्रिक्स है, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी एज शार्प होनी चाहिए। टिम्बर जो होता है एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, टिम्बर एक क्या है, नेचुरली अवेलेबल मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल है भाई, ऑर्गेनिक मटेरियल है वो, क्योंकि वो मैन मेड है, वो नेचुरल है, और वो क्या है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है ना। जैसे अब प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होगी तो हम उसको बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल है भाई, चलो ठीक है, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज वॉल्यूम अप टू 20 से 30%, 30% मैक्सिमम होता है बल्किंग ऑफ सैंड। 5 से 6% हम जब बल्किंग कर पानी मिलाएंगे सैंड में तो 20 से 30% या फिर 30% मैक्सिमम जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। केविटी वाल आर प्रोवाइडेड फॉर, केविटी वाल हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं, हीट इंसुलेशन के लिए, हीट इंसुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, केविटी वाल देते हैं। केविटी वाल जनरली प्रोवाइडेड फॉर हीट इंसुलेशन। एक वाल बना दिया आपने, अपने घर के लिए एक वाल बनाई, उसके बाद एक बाहर पतली सी वाल एक और बना दी, तो क्या होगा, जितने भी हीट लगना है वो हीट इस वाल पे लगेगी, और यदि इधर आए भी तो बीच में वो हीट इंटरप्ट हो जाएगी और ये वाल से अंदर नहीं आएगी, तो बस हमारा काम हो गया, केविटी वाल बना दी हमने। The hydration of aggregate is tested. The hydration of aggregate is tested by लॉस एंजलस अब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजलस अब्रेशन टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन चेक करते हैं, ठीक है। को बताना है कि इम्पैक्ट लोड के लिए कौन सा मशीन यूज़ करते हैं। इम्पैक्ट लोड टेस्टिंग मशीन जो होती है वो टफनेस के लिए होता है ना, तो जनरली उसको इम्पैक्ट लोड टेस्ट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस हीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हीट जब हाइड्रेशन होगा मतलब केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट निकलेगी। हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग कोजेज क्रैकिंग, इसलिए बोलते हैं कि पानी क्योरिंग प्रॉपर रहेगा तो क्रैकिंग नहीं आएगी। हॉट वेदर जहाँ पे पानी या तो मौसम ही गर्म हो या तो फिर क्या है पानी नहीं दे रहे हो आप सीमेंट को कॉन्क्रीट को, दोनों केस में क्या होगा कि क्रैकिंग होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हीट निकलती है और उस हीट को काउंटर करने के लिए हम लोग डालते हैं वाटर। तो वाटर क्या करता है या फिर क्यूरिंग बोलते हैं उसको, वो क्यूरिंग क्या करता है, वो क्यूरिंग ये करता है कि वो क्रैकिंग नहीं होने देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू शुड नॉट एक्सीड, एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू जो है वो 20% सॉरी 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? सरफेस कोर्स मतलब कि जो रोड में सबसे ऊपर टॉप लेयर होती है उसको सरफेस कोर्स बोलते हैं। सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रसिंग की जो वैल्यू है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर IS कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? C2S C3S, ठीक है, C2S C3S दोनों होता है। वाइट सीमेंट कंटेन्स लेस आयरन ऑक्साइड, वाइट सीमेंट में क्या होता है, मैंने कहा था आयरन ऑक्साइड यदि कम होगा तो सीमेंट वाइट रह जाएगी। तो वाइट सीमेंट में क्या है, आयरन ऑक्साइड कम है, 5% से कम है, तो वाइट में 5% से कम है तो वो इतना फर्क समझ में नहीं आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिंग लोड विदाउट क्रैकिंग, क्या होता है? हार्डनेस। क्ले इज कंपोज मेनली ऑफ Al2O3, तो जो एलुमिना हम बात कर रहे हैं तो एलुमिना क्या में होता है? क्ले में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट, डेंसिटी इंक्रीज करना है तो वाइब्रेशन करेंगे, प्रॉपर वाइब्रेशन, हैंड वाइब्रेटर होता है ना, या फिर मोटर मशीन वाइब्रेटर होता है या डीजल वाइब्रेटर होता है। ऐसा समझ लो ये वाइब्रेटर है ना, ये वाइब्रेटर हो गया, अपने बना दिया उसको इस टाइप से। इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो वाइब्रेटर नीडल निकल के जाता है और जहाँ भी हमने कंक्रीट किया है उसमें हमने डाल दो ले आके, तो वो जितना भी कंक्रीट है उसको एकदम पूरा पूरा कर देगा और जितने भी वाइट्स है उस वाइट को रिलीज़ कर देगा, हटा देगा, तो कॉम्पैक्टनेस अच्छी हो जाएगी, डेंसिटी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट कोजेस यूजेस 90 माइक्रोन सीव, यदि हमको सीमेंट का टेस्ट करना हो फाइनेस टेस्ट तो 90 माइक्रोन सीव यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था सीमेंट के फाइनेस टेस्ट के लिए दो चीज़ें होती है, दो ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये सीव एनालिसिस कर लो या तो फिर ब्लेंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स यूज़ करो, ठीक है। द पोजोलैनिक रिएक्शन इंप्रूव्स स्ट्रेंथ, पोजोलैनिक रिएक्शन से क्या होता है? स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंड डिक्रीजेस बल्क डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंड डिक्रीजेस बल्क डेंसिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेस्ट सैंड फॉर प्लास्टर इज फाइन सैंड हम लोग प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं। PVC होता है पॉलीविनाइल कॉन्क्रीट, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिस्टेंबर में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है लाइम, जिसको हम चौक भी बोलते हैं है ना। विच टेस्ट इज़ यूज फॉर बिटुमेन के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट, हमने अभी पहले ये क्वेश्चन एक बार इससे कर लिया है, रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया है ना। द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी लेस देन 2% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना चाहिए एग्रीगेट ने। यदि करने लगा तो एग्रीगेट किसी काम का नहीं है। भैया हमने कॉन्क्रीट मिक्स बनाया और उसमें हमने वाटर डाला सीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर सीमेंट रेशो हमने मिलाया और वाटर डाला सीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने माना ही नहीं, हमने एकदम ऐसा एग्रीगेट या फिर ऐसा फाइन एग्रीगेट लिया है या फिर ऐसे सैंड या ऐसा एग्रीगेट लिया है जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 2% से कम है। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हुआ कि वो सीमेंट रिएक्शन के लिए वाटर और सीमेंट के जो रिएक्शन के लिए जो वाटर हमने दिया था वो वाटर तो एग्रीगेट लेने लग गया, तो उधर तो वाटर कम पड़ गया, फिर हम एक्स्ट्रा वाटर डालने लगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी भैया, तो वो भी तो नहीं चाहिए, तो 2% से कम चाहिए। फाइनेस मॉडुलस इज एन इंडेक्स ऑफ ग्रेडेशन के लिए होता है भैया। हाईली वर्केबल कॉन्क्रीट है स्लम्प कितना 75 से 100, इस केस में 75 से 100 हाईली वर्केबल, ये जो होगा एकदम, ये तो 200 में होगा एकदम बहते जाएगा, मतलब एकदम कैसे सकते पानी की तरह बहेगा वाला कॉन्क्रीट, तो इसको ये हम लोग जनरली प्रेफर करते भी नहीं है। बहुत ही मास कॉन्क्रीट करना हो या फिर हेवली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, एडमिक्सचर ज़्यादा मिला के हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पर ये जनरली पॉसिबल एक्सेप्टेबल होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेरीन कंस्ट्रक्शन के लिए SRC हमने पढ़ा था, सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट, जिसका हाईएस्ट कोड है 12330, कितना है 12330 याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ क्विकली ड्यू टू, इसमें क्या होता है फाइन ग्राइंडिंग होती है और
C3S ज़्यादा होता है, ठीक है। C3S ज़्यादा होता है किसमें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, इसलिए वो जल्दी स्ट्रेंथ मिलती है, जल्दी सेट भी होता है। लाइम यूज्ड फॉर वाइट वाशिंग, वाइट वाशिंग के लिए हमको लाइम यूज़ करना है या प्लास्टर के लिए यूज़ करना है तो हम लोग फैट लाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड, M15 कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, 15 मेगा पास्कल कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। साउंड टिम्बर गिव मेटेलिक रिंगिंग, साउंड टिम्बर जो अच्छा टिम्बर होगा वो मेटेलिक रिंगिंग देना चाहिए उसकी। एस्फाल्ट इज ऑप्टेन फॉर, एस्फाल्ट जो है वो कहाँ से, पेट्रोलियम से आता है। एस्फाल्ट क्या होता है, बिटुमिन में हम कुछ एग्रीगेट मिला देंगे तो एस्फाल्ट बन जाता है वो, बस यही तो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होती है, 3.15 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील इज़ यूज्ड इन आरसीसी बिकॉज, स्टील जो हम लोग यूज़ करते हैं आरसीसी में क्यों करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि स्टील जो होता है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अच्छी, कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है अच्छी। कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग मान के चलते हैं जीरो है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग वहाँ पे यदि कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे हम लोग स्टील ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि जो स्टील है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ले ले और कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले ले। हाँ, स्टील कंप्रेसिव के लिए भी अच्छा है पर कॉस्टली पड़ता है ना भैया, हम लोग सोचे कि कहीं स्ट्रक्चर में पूरा स्टील का ही बना दो तो बना सकते हैं, ड्यूरेबल भी है पर क्या है कॉस्टली पड़ता है। गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ, सीधी सी बात है, हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ, हमने क्रशिंग स्ट्रेंथ भी जो है ना वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए भी। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो होता है कितना हो जाए, कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है 2400 भी होता है, 2500 भी होता है। आपको बताना है 2400 किसका है, 2500 किसका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीएच ऑफ गुड ड्रिंकिंग वाटर, गुड ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच होता है वो 6.5 टू 8.5 होता है, 6 to 8 या 6.5 to 8.5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज़ 1, वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ही तो होती है भैया। सीमेंट इन ग्रीनिश इन कलर क्या होता है, क्लिंकर होता है। सीमेंट यदि ग्रीन कलर का हो तो क्लिंकर मतलब कि जिसमें अभी जिप्सम नहीं मिलाया गया है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड स्टोन का जो है वो 2% से, अभी यहाँ पे 2% लिखा नहीं है तो हम लोग 1% पे लगा देंगे कि 1% से जो है कम नहीं होना चाहिए, 1% से ज़्यादा मॉइस्चर को नहीं खींचना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं करना है स्टोन को। यदि ऐसा करने लगे तो अपन स्टोन को रिजेक्ट करेंगे, अपन क्या करेंगे, स्टोन को करेंगे रिजेक्ट, या तो फिर कुछ और मेजर्स लेंगे ताकि ये यदि ऐसा होता है तब भी स्ट्रेंथ कोई फ़र्क ना पड़े। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेज व्हेन, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेज व्हेन वाटर टू सीमेंट रेशो डिक्रीजेस, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस यदि वाटर टू सीमेंट रेशो डिक्रीजेस, यदि वाटर टू सीमेंट रेशो डिक्रीज हुआ तो क्या होगा कि स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, स्ट्रेंथ अच्छी मिलने लगी तो कॉन्क्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक मोल्ड है ना, जो स्टैंडर्ड ब्रिक मोल्ड है उसका साइज़ क्या है, मतलब कि जो मॉड्यूलर ब्रिक है, यहाँ क्वेश्चन है मॉड्यूलर ब्रिक का जो मोल्ड है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, तो वो 19x9x9 है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो मॉड्यूलर ब्रिक है उसका जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ है वो क्या है, जो मॉड्यूलर ब्रिक है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, मॉड्यूलर ब्रिक का जो मोल्ड है उसका स्टैंडर्ड साइज़ है 19x9x9। यदि ऐसा पूछते हैं कि जो स्टैंडर्ड ब्रिक है उसका जो मोल्ड है उसका जो एक्चुअल साइज क्या है, तो वो यहाँ तो ऑप्शन लिखा नहीं है, वो क्या है 23x11.5 होता है और इंटू 7.6, ठीक है, आपको याद होगा। टिम्बर डिफेक्ट्स कॉस्ड बाय इंसेक्ट्स से टिम्बर डिफेक्ट आता तो वो टिम्बर में यदि इंसेक्ट के कारण डिफेक्ट आ रहा तो उसको टाइमाइट अटैक बोलते हैं, है ना। एडेसिव यूज्ड इन प्लाईवुड में जो एडेसिव यूज़ करते हैं उसको रेजिन, है ना। चलते हैं बेंटोनाइट इज़ यूज्ड इन, बेंटोनाइट कहाँ यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग जहाँ करना है वहाँ पे जो मेटल होता है वो बेंटोनाइट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमिन क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस। बिटुमिन के लिए यदि आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो बना दूंगा जिसमें हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बताएंगे, बिटुमिन के ऊपर कौन कौन से टेस्ट करने वो करते हैं वो बताएंगे, और ये 2% क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस क्या है। एक में क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्ट में हम लोग VG की वैल्यू लिखते हैं 40, ठीक है, और ऐसा लिखते हैं कि 80/90, तो 80/90 क्या होता है, 80/100 क्या है वो हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है, उसको उस अलग से वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
गुड द क्वालिटी ऑफ सीमेंट स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए यदि सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी डिक्रीज। जिप्सम प्लास्टर इज यूज्ड फॉर फॉल सीलिंग के लिए जिप्सम प्लास्टर हम लोग घर पर जो करते हैं ना पीओपी बोलते हैं, वो क्या है, यही तो है फॉल सीलिंग। पेवर ब्लॉक आर मेड यूजिंग, पेवर ब्लॉक कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से बनते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये पावर जो हम लोग पेवर ब्लॉक को साइड में लगाते हैं रोड के और एक गाड़ी अगर टकराती है तो ऐसा नहीं कि गाड़ी टकराई तो तुरंत टूट जाए, वो कुछ हद तक उसको स्ट्रेंथ को बियर करना है ताकि गाड़ी वो उसको क्रॉस करके आगे जाके कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, भाई ये देखना है ना, इसीलिए थोड़ा हाई स्ट्रेंथ का बनाते हैं कॉन्क्रीट। द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग प्लास्टिसाइजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परसेंटेज ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इज 3 to 5%। जिप्सम मिलाएंगे क्लिंकर में तो क्या बनेगा, सीमेंट बनेगा ना। ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट इज कॉज ड्यू टू एक्सेस वाटर के कारण क्या आता है, ब्लीडिंग आता है, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट, सिंपल एस एग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट, सीधा सा सिंपल एस है, एग्रीगेट का सेपरेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन सिंपल। पोस्टमोनिक मटेरियल रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट करेगा, CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। चलो ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द फायर रेसिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट इज गुड। फायर रेसिस्टेंस गुड होता है, हम लोग डिजाइन इस तरीके से या फिर इस ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं ताकि फायर रेसिस्टेंस वो अच्छा परफॉर्म करे, है ना, क्या करे, अच्छा परफॉर्म करे।